गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं आपसे 4.1 जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर आज हम आपसे बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट 4.1 के अंदर कर लिया है। उसके अंदर हमने आपको ये बताया है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो बेसिकली होती क्या है और किस इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से फॉर्म्ड की जाती है। 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स थे। उसके अंदर आपको ये बताना था कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वो हमने अच्छी तरीके से बताया। कैसे बताया? हमने कहा, मैंने आपको बोला था कि उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये चेक करना है उसमें कि जो डिग्री है वो 2 आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपकी सॉल्व करने के बाद जो डिग्री की वैल्यू है अगर वो 2 आ रही है, दैट मीन्स जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हमने ये, आई होप आपने जो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने लगा लिया होगा। नाउ आज हम बात करने वाले हैं 4.1 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर, दैट इज योर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ये आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको इसको मैं पहले आपको बता देता हूं कि मैंने आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है। आपको इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आपको स्टेटमेंट से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। आपको स्टेटमेंट से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों सॉल्व नहीं करना है? क्योंकि वो कहता है कि जो सॉल्व करने के जो मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड, जनरल फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आपके फर्दर एक्सरसाइज के अंदर आने वाले हैं। 4.2 4.3 के अंदर आपके वो आने वाले हैं। तो अभी हमने सॉल्विंग के मेथड सीखे ही नहीं है, तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही इसमें सॉल्व करने वाले हैं। उसने भी इसमें यही बोला है, वी नीड टू फाइंड आउट, कि हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। दैट मींस वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही इसको मतलब क्वेश्चन को बनाकर और छोड़ना है। या अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक छोड़ देंगे, लेकिन जब आप वो मेथड्स हम डिस्कस कर लेंगे, आप वो मेथड अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तब हम वापस आके इन क्वेश्चंस के जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी आपकी स्टेटमेंट दी है उसके स्टेटमेंट बेसिस पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कहता है। The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। कहता है कि एक रेक्टेंगल है। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होती है, देखो एक रेक्टेंगल है आपकी, ये आपकी एक रेक्टेंगल है, आपको पता है इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। कहता है कि जो इसका एरिया है ना वो आपको गिवन है। कितना है जी? 528। एरिया क्या होता है आपको पता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है जी? 528 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और यहां पर जो एरिया है वो कितना गिवन है? 528। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया। सेकंड पढ़ो एक बार। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आगे पढ़ो। We need to find out the length and breadth। आपको मैं बता दूं, ये वाली बात जिन्होंने थर्ड चैप्टर यहाँ इस चैनल पे देखा होगा उनको ये चीज पता होगी। आपको जो चीज निकालनी होती है वही चीज आपको लेट करनी होती है। हैज इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हमने इसी तरीके से किया था कि जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वही चीज आपको क्या करना है? लेट करनी है। तो वही चीज तो आप फाइंड आउट कर सकोगे। यहां पर उसने क्या कहा? वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। जो आपको निकालना है वो आप एज्यूम कर लीजिए, लेंथ x मान ली और ब्रेथ किस में मान ली? y मीटर मान लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? x, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? y। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर मैं लिख देता हूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जो एरिया था वो कितना था? 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू कितनी है? x इंटू वाई। कितना वैल्यू? 528।
तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन ने फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। क्या दे दी है फर्स्ट कंडीशन ने फर्स्ट इक्वेशन की? जो एरिया है वो 528 था। एरिया होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में आपको ये वाली ध्यान लाइंस आप उसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए। क्या लिखा है देखो, कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ कितनी है जी? x, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल टू आ गया। लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी लेंथ है? x, इज का मतलब इक्वल टू 1 मोर देन, मोर देन का मतलब होता है उसमें ऐड कितना ज्यादा? 1 मोर देन, 1 मोर देन, 1 उसके अंदर मोर देन का मतलब एक ज्यादा, 1 मोर देन किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? y, ट्वाइस का मतलब क्या? उसके ब्रेथ से डबल, दैट इज योर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ने सेकेंड इक्वेशन आपको दे दी, ध्यान से सुनिए उसने क्या बोला है, इसमें मैं दोबारा बताता हूं आपको। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज का मतलब इक्वल टू 1 मोर देन, एक ज्यादा है, 1 मोर देन का मतलब प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, डबल है उसकी ब्रेथ के, ब्रेथ कितनी थी? y। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब वो ये कहता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब ये है, या तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन x में लिखिए या पूरी की पूरी इक्वेशन आप y में ले जाइए। मैंने कहा कि x की वैल्यू है आपके पास y की फॉर्म में, कितनी है? 1 + 2y। इस x की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू किस फॉर्म में है? y की, वहां से x हट जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू इनटू y है, तो पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी? y में आ जाएगी। बस अब आपको क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, पुट कर देते हैं। एक बात और हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी आप इक्वेशन में पुट करते हो पहले वो इक्वेशन लिखा करो। x की वैल्यू आप लिखो कितने हैं? 1 + 2y, एक y तो पहले से मल्टीपल में था ही आपका, मल्टीप्लाई करा दो, y × 1 y, 2 × y कितना? 2y², 528। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, पहले स्क्वायर वाली फिर आपकी y वाली, उसको इस तरफ ले आओ, उधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। आपको यही तक ही सॉल्व करना है। आपको सेकंड क्वेश्चन में हर एक पार्ट में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही दिखानी है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। आपको पता है डिग्री कितनी है? 2 है, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो बस आपको यहां पर आपको छोड़ देना है ये क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करने के जब हम मेथड्स आगे डिस्कस कर लेंगे तब हम इसको सॉल्व करने में आएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो सिंपल था, लेंथ जितनी दी थी, जो चीज निकालनी होती है वही चीज आपको इन क्वेश्चंस में लेट करनी है। लेंथ निकालनी थी, ब्रेथ निकालनी थी, x और y मान लिया। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था x × y। सेकंड कंडीशन, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज बनाई और इसकी जो वैल्यू थी वहां पर जाकर सिंपल से क्या कर दी? पुट कर दी। आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे आप x में बनाओ चाहे आप y में बनाओ, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। यहाँ इस क्वेश्चंस में जो मैंने परफॉर्म किया है वो मैंने y में क्रिएट करी है, आप x में भी बना सकते हैं उसको। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट, क्वेश्चंस की पार्ट की हम बात करते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कहता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव्स, कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब लगातार, लगातार का मतलब क्या? एक 3 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 6 होना चाहिए, 7 है तो 8 होना चाहिए। मतलब जस्ट उससे नेक्स्ट वाला नंबर, जस्ट उससे नेक्स्ट वाला नंबर, मतलब जो नेक्स्ट वाला नंबर क्या? जो पीछे वाला है उसमें जस्ट आपको एक ऐड कर देना है। कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब होता है उससे एक आगे वाला। देखो 3 है, एक ऐड कर दो 4, 5 है, एक ऐड कर दो 6, 7 है, एक ऐड कर दो 8 आ जाएगा।
इस तरीके से दो कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, वो कहता है 306। तो फाइंड द इंटीजर। इसमें आपको क्या करना है, लेट दो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं, मैं मानूंगा लेट फर्स्ट नंबर कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है अगर वो x है, अगर वो x है तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा आप बता सकते हैं कितना होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं दोनों नंबर। अब मैंने ये एग्जांपल दिए आपको कॉन्जिक्यूटिव्स के, इधर मुझे ये बताओ एक अगर x है तो दूसरा उससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। देखो इन तीनों एग्जांपल्स में जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तभी तो वो कॉन्जिक्यूटिव बनेगा। अगर मान लो एक आपका 3 है एक आपका 5 है तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव क्या उनसे होते हैं, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर आपका आना चाहिए। दैट्स नंबर आर नॉन एज कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर्स। तो एक x है तो दूसरे वाला कौन कितना होगा जी, x प्लस 1। एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा आपका, x प्लस 1 होगा आपका। बात क्लियर है? अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 हो गया। अब वो ये कहता है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर कितना आता है, उसने क्वेश्चन में दिया है 306। खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, x का होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। उस वाले पार्ट को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है? यस, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको इसको सॉल्व करने के मेथड्स अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारा सिर्फ पर्पस ये है स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आपने छोड़ देना है इसको। बात क्लियर हो गई मेरी? हो गई बात क्लियर? कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब होता है लगातार। अगर एक x है तो लगातार का मतलब दूसरे वाला कितना ज्यादा होगा, उससे एक ज्यादा होगा। एक x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1। प्रोडक्ट उन दोनों की दी थी कितनी, 306। तो बस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई करा, आपने निकाल दिया आंसर। बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है जी, एज वाला क्वेश्चन, जिसने चैप्टर नंबर 3.1 का यहाँ से चैनल में से वीडियो देखा है उसको ये क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। चलो, कहता है कि रोहन की मदर है, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एज की प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद कितनी होगी, 360। What would be to find the रोहन प्रेजेंट एज? बिल्कुल सिंपल है, क्या निकालना है, रोहन प्रेजेंट एज। क्या निकालना है, रोहन प्रेजेंट एज। जो निकालना है वही क्या करना है, लेट रोहन प्रेजेंट एज इज x ईयर। हमने मान लिया कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, मतलब जो रोहन है वो x साल का है। तो रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी आप बता सकते हो, रोहन मदर एज कितनी होगी। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया था कि जो उसकी मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर मुझे ये बताओ रोहन x, अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी कितने साल की हुई, 27 साल की हो गई। तो मतलब ये है कि जितनी रोहन की एज है आपको उसमें कितना ऐड करना है, 26। तभी तो आप कह सकते हो ना कि जो रोहन की एज है उससे उसकी मम्मी 26 ईयर ओल्डर है। जो रोहन की एज कितनी है, x, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। क्योंकि रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी ज्यादा है उससे, 26 ईयर। तो ज्यादा का मतलब ये होता है कि आपको उसमें ऐड कर देना है। तो x प्लस 26 ईयर किसकी एज है, रोहन की मदर की एज है। आगे बढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज
इन दोनों की एज की प्रोडक्ट, किसकी, रोहन की और उसकी मदर की, कितने साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। पहले तो आप मुझे ये बताइए, देखो 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है कि आज से 3 साल बाद। अब मुझे ये बताओ, आज किसी की एज अगर मान लो 20 years है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, 20 + 3 दैट इज 23। तो आज रोहन की एज x है, तो 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, रोहन की एज 3 साल बाद, 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, x + 3 हो जाएगा। देखो आज अगर वो x का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का। उसकी मतलब उसमें आपको क्या करना है, 3 बस जस्ट ऐड कर देना है। उसकी मदर की पहली एज कितनी थी, x + 26। अब 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 उसमें ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, x + 29, x + 29 हो गया। बात क्लियर है कि देखो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब ये होता है कि अगर आज जो उसकी एज है ना, अगर वो x है तो 3 साल बाद का मतलब ये है कि जितने साल बाद आप जाओगे उतने साल वो बड़ा हो जाएगा। मतलब जो पहले एज थी उतने साल उसमें आपको ऐड करना है जस्ट। तो पहले रोहन की एज x थी, x + 3, रोहन की मदर की एज x + 26 थी। अब कितनी हो जाएगी, x + 26 तो पहले थी, उसमें 3 ऐड हो गया, 26 + 3 कितना, 29। अब वो ये कहता है 3 साल के बाद जो इनकी एज आती है ना, उनकी मल्टीप्लाई करो। रोहन की एज कितनी थी जी, x + 3, उसकी मदर की एज कितनी थी, x + 29। इसकी मल्टीप्लाई का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 360। उसने यही बोला था 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज है उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 360। बस अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट से, x² + 29x + 3x + 3 × 29 = 360। x² + 29x + 3x कितना हो जाएगा आपका, 32x + 3 × 29 - 360 = 0। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, उसमें से 360 माइनस करना है, जो भी आपका आएगा वो कौन सी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपका, x² + 32x + ये आपका रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 × 9 27 7 2, 3 × 2 6 7 8 माइनस में 360 = 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 3 × 9 कितना, 27 7 2, 3 × 2 6 और 2 8। ठीक है, जो आपका आंसर बन चुका है वो बस आपको क्या करना है, अब उस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है मेरी बात, यस। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको यही करना था, यहाँ पर जो भी आपकी इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एज वाले क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं कि जो भी आपको जिस टाइप का भी आपको क्वेश्चंस दिया है आपको किस तरीके से वो लेकर जाना है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको एज वाले जो क्वेश्चन है वो आपको परफॉर्म करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर दिखेगा। ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर दिखने वाले हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। देखिए क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, यहां से चलती है और यहां आती है जी, ऐसे चलती है जी, मतलब ए स्टेशन से चलती है और बी पे आती है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 480 किलोमीटर।
कितना है किलोमीटर? 480 किलोमीटर। अब वो ये कहता है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मान लो उसकी स्पीड यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर थी, तो यहां पर भी उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि जो उसकी स्पीड है यहां पर आपका नो चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका मीनिंग होता है यूनिफॉर्म स्पीड का, उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां से यहां तक 480 का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, आगे पढ़िए। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको पहले तो क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप पहले लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जो चीज आपको निकालनी होती है वही चीज हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। x किलोमीटर पर आवर, इसको ध्यान रखिएगा, यूनिट इसमें आप जरूर लिखिएगा कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां से वो चली, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। देखिए कंडीशन देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, आप मुझे ये बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस बाय टाइम। आपको सबको पता है। पहले वाला केस देखते, देखो ध्यान से समझेंगे इसको। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे किसी ने बोला टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते हो आप? डिस्टेंस बाय स्पीड से, डिस्टेंस स्पीड को नीचे ले आए, हो गया। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। केस नंबर फर्स्ट के अंदर स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है? 480। तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने कहा कि टाइम मान लो आप t1, टाइम कितना मान लो? t1 मान लो, और डिस्टेंस को d1 मान लो, स्पीड को कितना मान लो? s1 मान लो। तो t1 का वैल्यू देखो कितना होगा? t1 का वैल्यू कितना होगा जरा एक बार देखो ध्यान से। t1 का वैल्यू, t1 पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है? 480। डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी है? x। स्पीड कितनी है? x। तो t1 का वैल्यू कितना आ गया कि 480 डिवाइड बाय x। पहले वाले केस में उस ट्रेन को इतना टाइम लगा 480 बाय x का। समझ गए मेरी बात? पहले केस में उसको कितना टाइम लगा? 480 बाय x। दूसरे में वो कहता है कि केस नंबर 2, स्टेशन यहां था, उसने ये बोला था कि जो उसकी स्पीड है जितनी थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी उसने? कम कर दी। क्या कर दी? कम कर दी। पहले कितनी थी? x, अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 8, क्योंकि कहता है कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। पहले x थी, अब कितनी हो गई? x माइनस 8। अब भी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480। क्वेश्चन में दिया है। चेंज क्या हुआ है? टाइम। कितना ज्यादा लेता है टाइम? कहता है कि 3 घंटे वो उससे ज्यादा लेता है। पहले देखो यहां पर आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है? अगेन t2 की बात होगी। t2 क्या होता है जी? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब t2 मुझे ये बताओ, डिस्टेंस केस कितना है? 480 है। स्पीड कितनी है? x माइनस 8। तो ये t2 आ गया और ये t1 आ गया। t2 और t1 आ गया आपके। t1 कितना आया? 480 बाई x, और t2 कितना आया? 480 बाई x माइनस 8। उसने क्वेश्चन में देखो, ऑब्वियस ये तो आप समझने वाली बात है, आपने स्पीड कम कर दी, डिस्टेंस वही है,
तो एक जो ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चल रही है, एक मान लो आपकी पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? एक्सप्रेस की। जल्दी कौन पहुंचती है? एक्सप्रेस। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो जल्दी पहुंचेगी। इसमें स्पीड किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो ये जल्दी पहुंचेगी। ये स्पीड कम कर दी, कितनी कम कर दी? 8 कम कर दी, तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। ये पैसेंजर की तरह ट्रीट होगी, ये किसकी तरह ट्रीट होगी? एक्सप्रेस की तरह ट्रीट होगी। यहां पर T2 वाला कौन सा है? पैसेंजर। T1 कितना है? एक्सप्रेस। उसने ये बोला है कि ये जो ट्रेन है ना, वो इससे कितना टाइम ज्यादा लेती है? 3 घंटे। तो आपको बस ये देखो इस तरीके से बनाना है। T2 वाला जो टाइम है वो T1 से कितना ज्यादा लेता है? 3। खत्म। इसी तरीके से देखो बनाना, पहले T1 बना लिया, पहले दूसरे बार T2 बना लिया। कहता है कि ये जो दूसरे वाले केस में है ना, पहले वाले केस से 3 घंटे ज्यादा है, तो T2 दूसरे वाला केस इज इक्वल्स टू पहले वाला केस प्लस 3। T1 T2 की वैल्यू है आपके पास, वैल्यूज पुट कर दो। T2 की वैल्यू कितनी है? 480 बाई एक्स माइनस 8। T1 की वैल्यू कितनी है? 480 बाई एक्स प्लस 3। नाउ टेक एलसीएम। अब आप एलसीएम ले लो सिंपल से और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 480 प्लस 3x डिवाइड बाय x। एलसीएम ले लिया, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 480x। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 480x माइनस में 480 इंटू 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। सिंपल है, मल्टीप्लाई करानी है, दोनों तरफ सेम है, इक्वल टू के जो दोनों तरफ सेम होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनली कितना बच गया? इधर तो 0 बच गया, उधर कितना बच गया? 3x का स्क्वायर माइनस 24x, और इधर कितना बच जाएगा आपका? माइनस 480 इंटू 8। लीजिए, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480 इंटू 8। इसको अब सॉल्व करने का आपको मेथड अभी नहीं सिखाया गया है, आगे जब सिखाया जाएगा तब आप इसको सॉल्व करोगे। लेकिन आगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस दोबारा से आएंगे, अब वो क्वेश्चंस आपको खुद से परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं यहाँ भी करवाऊंगा एक बार दोबारा से ट्रेन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये ट्रेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए इसे। पहले वो कहता है कि डिस्टेंस इतना था, स्पीड इतनी थी। ठीक है, इस वाले केस में टाइम निकाला, टाइम निकाल दिया। दूसरे वाले केस में कहता है इससे जो स्पीड है ना वो कम कर दी गई, डिस्टेंस सेम था। लेकिन दूसरे वाले केस में पहले वाले केस से कितना ज्यादा टाइम लगा था? 3 ज्यादा। तो T2 इक्वल टू सेकेंड वाला केस इक्वल टू पहले वाला केस से कितने ज्यादा? 3 ज्यादा। T1 और T2 की वैल्यू पता थी, वैल्यूज पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आपको सॉल्व करना था। सो दैट इज योर 4.1 इज कंप्लीट। अब आपकी जो 4.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपसे 4.2 की। अब हम बात करेंगे आपसे किस तरीके से आप सॉल्विंग के मेथड्स लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्लियर है? आप जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी आपकी नई वीडियोस आएंगी आप उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।